हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बीएससी पर। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है 3.5 पढ़ रहे थे, तो 3.5 में ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो 3.5 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू। तो 3.5 में हम लोग पढ़ रहे थे, ये सवाल पढ़ रहे थे, है ना। तो देखिए, आपको जैसा कि ये पता है कि ये 3 नंबर का सवाल जो है, ये 3 नंबर का सवाल हम लोग पढ़ लिए थे। 3 नंबर के सवाल को आपको ब्रज गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि से बनाना था। तो ये सवाल आप लोग बना लिए होंगे क्योंकि ब्रज गुणन और प्रतिस्थापन विधि आपको आता है। अब हम लोग जो है इसका शब्द पे आधारित सवाल बनाएंगे। ठीक है। तो चलिए, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत वाला सवाल आपको बताए हुए हैं। नियत वाला में क्या होता है कि एक चीज कांस्टेंट हो जाता है, मतलब एक चीज नियत होता है। तो एक भाग नियत है, यानी एक छात्रावास है, उसका मासिक व्यय नियत है। मासिक व्यय नियत है मतलब मासिक जो खर्च है वो नियत है। शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितना दिन भोजन किया है। मतलब जैसे मान लीजिए आप कहीं पे छात्रावास यानी हॉस्टल होता है। छात्रावास मतलब क्या होता है, हॉस्टल। मान लीजिए आप हॉस्टल में गए तो एक चीज निर्भर है, एक चीज नियत है कि मतलब आप रहिएगा वहाँ पे, आपको रोज नाश्ता मिलेगा या आपको कोई चीज मिलेगा, तो वो सब चीज आपको फ्री है। मतलब वो चीज फ्री नहीं है, मतलब पैसा उसका लगेगा। मान लीजिए 2,000 रुपया उसका लगेगा, एक नियत है कि उस सब बच्चा को लग रहा है। इसके अलावा आप जितना दिन भोजन कीजिएगा उसका अलग से लगेगा। जितना दिन भोजन हो सकता है कि आप मान लीजिए आप छात्रावास में रह रहे हैं और 15 दिन आप घर जाते हैं, तो 15 दिन का भोजन का चार्ज तो आप दीजिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उस हॉस्टल में आप 15 या 20 दिन रहे, या मान लीजिए 25 दिन रहे, तो 25 दिन खाइएगा। 25 दिन खाइएगा तो खाना का पैसा तो लगेगा 25 दिन का। इसके अलावा वो हॉस्टल का चार्ज मान लीजिए अगर 2,000 रुपये, तो वो 2,000 रुपये तो आपको पे करना पड़ेगा। अब आप कहिए सर हॉस्टल में तो 2,000 रुपये लेगा तो सर खाना भी खिलाएगा ना। नहीं, कहीं कहीं होता है कि रूम भाड़ा हम ले रहे, तो रूम भाड़ा आपको लगेगा ही, और इसके अलावा आप जितना दिन भोजन कीजिएगा उसका अलग से देना पड़ेगा, इतना रुपया रोज। तो मतलब ये होता है एक नियत, मतलब एक निश्चित होता है कि हाँ 2,000 तो आपको लगेगा, आप रहिए ना रहिए लेकिन 2,000 आपको लगेगा ही। और इसके अलावा आप जितना दिन रहिएगा, आपका छात्र भोजन करेगा, उतना दिन आपको भोजन का पैसा लगेगा। तो मान लेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य निकाले। तो मान लेंगे, माना कि छात्रावास का नियत, छात्रावास का क्या निकालना है देखिए। तो छात्रावास में मासिक व्यय क्या है, एक भाग नियत। मासिक व्यय का एक भाग क्या है, नियत है। तो मान लेंगे छात्रावास का नियत व्यय बराबर x। नियत व्यय मतलब होता है नियत खर्च। नियत व्यय बराबर क्या है, x रुपया मान लेते हैं। प्रतिदिन व्यय मान लेंगे क्या, y। प्रतिदिन मतलब आपको कितना प्रतिदिन देना पड़ेगा वो y मान लेंगे। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से a नाम का एक विद्यार्थी है। देखिए, a नाम का एक विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन कर रहा है। कितना दिन भोजन कर रहा है a नाम का विद्यार्थी। तो जब एक विद्यार्थी a को 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1,000 छात्रावास के लिए अदा करना पड़ता है। तो मान लीजिए विद्यार्थी A को 20 दिन के लिए 1,000 देने पड़ते हैं। विद्यार्थी A को 20 दिन के लिए 1,000 देने पड़ते हैं। ठीक है। तब आप बताइए कि उस बच्चा को अगर वह खाए ना खाए, मतलब विद्यार्थी A को 20 दिन भोजन के लिए, यहाँ पे देखिए 20 दिन वह भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, 1,000 देना पड़ता है। तो सिंपल बात जान लीजिए, एक मिनट देखिए, उतना लिखिएगा तो काम नहीं चलेगा लेकिन फिर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, विद्यार्थी A जो है भोजन करता है 20 दिन, तो उसको कितना टोटल देना पड़ रहा है, 1,000। तो आप जो 1,000 दे रहे हैं वो टोटल है, यानी आप जो किसी भी हॉस्टल वाले को दीजिएगा पेमेंट, तो दोनों जोड़ के ही दीजिएगा कि हाँ उसका नियत भाड़ा है और वह भोजन जो कर रहा है उसको दोनों को जोड़ के ही दीजिएगा। तो x तो आपको लगेगा ही, क्योंकि यह तो हॉस्टल वाला पेमेंट बोल दिया पहले कि आप रहिए 1 दिन या 10 दिन या 5 दिन, आपको x रुपया लगेगा ही। तो
एक्स तो लगेगा ही। इसके अलावा आप कितना दिन भोजन कर रहे हैं ये निर्भर कर रहा था, एक दिन का प्रतिदिन व्यय कितना है। हाँ, भोजन पर प्रतिदिन व्यय, भोजन पर प्रतिदिन व्यय y रुपया है। तो भोजन पर प्रतिदिन व्यय क्या रुपया है, y रुपया। तो एक दिन भोजन करेगा तो y रुपया लगेगा, तो 20 दिन भोजन करेगा तो कितना रुपया लगेगा, तो 20y लगेगा। और टोटल आप दे कितना रहे हैं, 1000 दे रहे हैं ना, दोनों को जोड़ के ही तो उसको 1000 दे रहे होंगे ना भाई। तो ये समीकरण हो गया आपका एक। फिर आप देखिए बी नाम का एक विद्यार्थी है, बी नाम का, और 26 दिन भोजन करता है और उसको 1180 रुपये देना पड़ता है। यानी 26 दिन भोजन करने के लिए उसको कितना देना पड़ रहा है, 1180। यहाँ पे आप ये चीज लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लिख ही दीजिए प्रश्न से। ए को 20 दिन भोजन करने के लिए, 20 दिन भोजन के लिए 1000 देना पड़ता है, देना पड़ता है। ठीक है, पुनः प्रश्न से ज्यादा अच्छा लगने के लिए लिख दिए, बी को 26 दिन भोजन के लिए, 26 दिन भोजन के लिए 1180 रुपया देना पड़ता है, देना पड़ता है। अब आप बताइए, एक्स तो आप देंगे ही, एक्स तो देंगे ही, और एक्स के साथ एक दिन का 1y, 2 दिन का 2y, तो 26 दिन का कितना y होगा, तो 26y होगा, बराबर 1180 रुपया होगा। और ये हो गया आपका समीकरण 2। मतलब सिंपल सा बात है कि x तो आपको लगेगा ये नियत है, और बाकी 26 दिन का, एक दिन का 1y, 2 दिन का 2y, तो 26 दिन का 26y होगा। ये आपका क्लियर है। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा प्यारे। अब आपको समझना ये है कि ये कौन सी विधि से बनाना है। तो आप किस विधि से बनाना चाहते हैं वो हमको नहीं पता है। जो विधि सबसे आपको उपयुक्त लगेगा वो विधि आप बनाएंगे। ये बात जरूरी है कि आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है, क्योंकि आप जब सवाल बनाते हैं तो उसमें आपको विधि देगा लिख के कि आपको प्रतिस्थापन विधि चाहिए या विलोपन विधि चाहिए या वज्रगुणन विधि चाहिए। आप किस विधि से सवाल बनाते हैं ये आपकी इच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप विलोपन विधि से बनाते हैं तो वह सवाल जल्दी बन जाता है। वज्रगुणन में सूत्र वगैरह या रूल वगैरह याद रखना पड़ता है, या प्रतिस्थापन में भी गलती होने का चांस रहता है, लेकिन विलोपन विधि में गलत होने का कोई चांस नहीं रहता है, कम चांस रहता है। इसलिए जो स्टूडेंट रहता है उसका सबसे पसंदीदा जो विधि है वह विलोपन विधि है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे विलोपन विधि से। क्या लिख देंगे, विलोपन विधि से। वैसे सवाल हम लोग बना रहे हैं, जो चैप्टर है वह चैप्टर है वज्रगुणन का, जो चैप्टर चल रहा है वह वज्रगुणन का चल रहा है, लेकिन वज्रगुणन विधि से बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमें सवाल देखना है बोर्ड का, और बोर्ड में जो है वह कोई भी विधि पूछ देता है। तो वज्रगुणन में देखिए, यहाँ पर ये जो आप x देख रहे हैं और यहाँ भी x देख रहे हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यहाँ पे x और यहाँ भी x है, तो दोनों बराबर ही हैं। अगर इसको अगर हम मतलब कि विलोपन विधि से अगर हम लिख दे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर कर दे, ये ठीक हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से कर देते हैं। अब इसमें ये देखना है कि बराबर तो करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक x है, यहाँ भी एक x है। अब यहाँ पे बात क्या है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों अगर एक जैसा चिन्ह है तो क्या करना पड़ेगा बताइए। तो एक जैसा चिन्ह है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करना पड़ेगा घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो घटाने पर जब लिखेंगे तो यहाँ पर मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मान। तो सबसे पहले क्या होगा बताइए, क्या लिखेंगे, x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक है, x प्लस 26y बराबर 1180। अब आप देख रहे होंगे यहाँ प्लस है, माइनस हो गया, यहाँ प्लस है, माइनस दे दिए, और यहाँ भी आपको 1180 जो लिखा था यहाँ प्लस था, और इसको माइनस दे देंगे। तो x क्या हो गया बाबू, कट गया। जब x कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास बताइए। तो x कट जाएगा तो 26y में 20y जाएगा, तो क्या y बचेगा, 6y बचेगा। ज़्यादा माइनस में कि ज़्यादा प्लस में, ज़्यादा माइनस में। 1180 में अगर 1000 घट जाएगा तो 180 बचेगा, ज़्यादा माइनस में कि ज़्यादा प्लस में, तो ज़्यादा माइनस में। माइनस माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, 180/6।
6 से कितने बार में, 30 बार में। y का वैल्यू क्या हो गया, 30। y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, अब समीकरण एक में y बराबर 30 रखने पर आप लोग का होमवर्क है कि इसको बीजगणित विधि से भी बनाना है, इसको प्रतिस्थापन से भी बनाना है। आप लोग का ये होमवर्क है कि आप इसको बीजगणित और प्रतिस्थापन दोनों विधि से बना के लाएंगे। ठीक, अब समीकरण एक जो आपका है वो कितना है वो देखना जरूरी है। x प्लस 20y बराबर 1000 था, यही आपका था। x प्लस 20, y यहाँ पे गुना का चिन्ह है, y का वैल्यू कितना आ गया, 30 बराबर 1000। x प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 600 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। तो ऐसे में आप हमको बताइए x बराबर 1000 प्लस में 600 है तो इधर माइनस में x बराबर 400। ये आपका आंसर आ गया x का मान। अब आप हमको बताइए ध्यान से कि सबसे पहले समीकरण पे बैठा लेते हैं। तो समीकरण पे क्या था आपका, x प्लस 20y बराबर कितना था, 1000 था। ठीक है, x का मान 400 आया है, 20 गुना y का मान 20 आया है ना, y का मान कितना आया था, 30 बराबर 1000। तो 3 दूनी 600 प्लस 400 बराबर 1000। तो 1000 बराबर 1000 आपका बराबर हो गया, यानी आपका ये सही लग रहा है। अब लिखेंगे नियत व्यय। नियत व्यय बराबर x रुपया माने थे तो x बराबर 400 रुपया आ गया। और प्रतिदिन भोजन पर प्रतिदिन व्यय, भोजन पर प्रतिदिन व्यय, तो भोजन पर कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा है, y रुपया, और y का वैल्यू आया है 30 रुपया। यानी आप जितना दिन रहेंगे उतना दिन आपको 30 रुपया करके लगेगा भोजन पर। तो भोजन का ठीक ही ले रहा है, और 400 रुपया ले रहा है आपको कि यहाँ आप रहेंगे वहाँ पे सब कुछ करेंगे तो आपको 400 रुपया उसका लेंगे, और बाकी जो है आप जितना दिन रहेंगे जितना दिन भोजन करेंगे भोजन का अलग से दे देंगे आप। ये भी सही है। ऐसे बच्चा के साथ आजकल ठगी हो जाता है। बच्चा कहीं भी हॉस्टल जाता है तो उसको अगर 6000 ले रहा है तो 6000 ही ले रहा है, 6000 ही उससे काट रहा है, जबकि उसका एक कांस्टेंट होना चाहिए। बड़े बड़े जगह पे क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है कि 2000 आपको लगेगा, बाकी इस पर निर्भर करेगा कि बच्चा कितना दिन भोजन किया है। और ये गार्जियन को ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मान लीजिए वो 20 दिन का छुट्टी मिला और वो 20 दिन घर में है, तो ऐसे में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा घर में है तो वो बच्चा के साथ छल हो जाता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा है और वो हॉस्टल में रहता है, आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हॉस्टल वाला काफ़ी छल करता है। हॉस्टल वाला की स्थितियाँ क्या होती है कि हॉस्टल वाला गार्जियन को किसी तरह लूट लेता है। कैसे लूट लेता है, तो अब मान लीजिए आपका भाई या कोई बहन आपका हॉस्टल में रह रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर वो हॉस्टल में रह रहा है तो उसको 6000 रुपया भाड़ा लग रहा है, 6000 रुपया खाना पीना खिला के ले रहा है। लेकिन अगर वही भाई बहन जो है वो हॉस्टल में 15 दिन ही रहा तो 3000 ही लेना था, लेकिन 6000 क्यों लिया। तो एक कांस्टेंट, एक उसका नियत जो खर्च है वो खर्च, नियत खर्च वो ले ही रहा है। एक नियत खर्च रख दे कि भाई रहे नहीं रहे 2000 रुपया लेंगे, और इसके अलावा इस बात पर निर्भर करेगा कि बच्चा कितना दिन हॉस्टल में रहा है। कि ज़्यादा बात तो जरूरी यह है कि बच्चा को सोने का खर्च, तो सोने का खर्च तो आप इस बात पे निर्भर नहीं करेंगे, बच्चा आप बेड खा लिए तो दूसरा बच्चा सुला नहीं सकते हैं, तो ठीक है उसका आप एकदम नियत ले लीजिए आप एकदम। क्योंकि जो बच्चा आपके यहाँ एडमिशन ले लिया वो बच्चा का बेड हो गया तो ठीक है बेड का आप चार्ज ले लीजिए। बाकी तो आप उसके पीछे साबुन में खर्च नहीं किए, सर्फ में खर्च नहीं किए, या मान लीजिए आप उसको पढ़ाई नहीं, चलिए पढ़ाई का भी खर्च ले लीजिए, लेकिन कम से कम खाना का खर्च तो मत लीजिए। खाना का तो पैसा आपको बच गया है, लेकिन खाना का भी पैसा जोड़ लिया जाता है। फर्क यह है, मान लीजिए ऐसे में अगर 50 बच्चा अगर हॉस्टल से गायब है तो 50 बच्चा का तो खाना का पैसा बच गया, लेकिन 50 बच्चा का खाना का पैसा वो गार्जियन से तो ले लिया। ये समस्याएं हो जाता है, और गार्जियन भी यहाँ पे अपनी मनोदशा जो है कोई किसी टीचर को बता नहीं पाता है, या फिर हॉस्टल वाला को और बोलेगा भी किससे, क्योंकि सारे तो ऐसे ही चोर सब हैं, तो बोलेंगे किससे हम। सारे तो ऐसे ही पड़े हुए हैं कि भाई किसी तरह गार्जियन आए और उससे लूट ले। दर्द तो यहाँ पे बयां कर नहीं सकते, एक तो किताब कॉपी का भार और उसके ऊपर हॉस्टल का पूरा पूरा भार। एक गरीब आदमी अपने बच्चे को हॉस्टल में रख ही नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, तो सवाल जो बोला है इसमें देखिए, एक भिन्न का 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न निकालना है,
भिन्न वाला सवाल आप पहले भी पढ़े होंगे, तो भिन्न वाले सवाल में आप मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर क्या मान लेंगे y। अंश बराबर x और हर बराबर क्या मान लेंगे y। तो आप बताइए, अंश बराबर x है तो हर बराबर y है, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे y। भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बटे y। अब आपका प्रश्न से देखिए, प्रश्न से बोलता है कि भिन्न जो है वह 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में कितना घटाया जाता है, 1 घटाया जाता है। तो भिन्न जो है आपका x बटे y है और अंश में कितना घटाया जाता है, 1। भिन्न आपका x बटे y, इसमें अंश में 1 घटाया जाता है, तो आपका भिन्न क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अब ये जो आपका 1/3 है, इसका हम सॉल्व करेंगे। 3 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। 3 को 1 से गुना करेंगे 3, y को 1 से गुना करेंगे y। ठीक है, तो 3x प्लस में y इधर आएगा तो माइनस में, और माइनस में 3 उधर जाएगा तो प्लस में, और ये आपका हो गया समीकरण 1। ये क्या हो गया आपका समीकरण 1। अब आप लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। तो सवाल जो है आपका 3.5 है और 3.5 में ये सवाल आपको उतार लेना है। तो फिर बोला है क्या, फिर बोला है कि भिन्न जो है वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न जो है वह आपका 1/4 हो जाता है जब हर में कितना जोड़ते हैं, 8। हर में कितना जोड़ते हैं बउआ, 8। ठीक है, तो 4 को x से गुना करेंगे 4x बराबर, y को 1 से गुना करेंगे y, और 8 को 1 से गुना करेंगे 8। 4x प्लस में y इधर आएगा तो माइनस में, बराबर क्या बचा, 8। और ये आपका हो गया समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 में देख रहे होंगे कि यहाँ भी एक y है और यहाँ भी एक y है। तो ऐसे में हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि बराबर तो है ही, तो हम समीकरण 1 और 2 से ले सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ y माइनस में, यहाँ भी y माइनस में, तो दोनों समीकरण 1 और 2 से लेंगे और यहाँ लिखेंगे सबसे पहले विलोपन विधि से। कौन सी विधि से बना रहे हैं, विलोपन विधि से बना रहे हैं हम। हमारी इच्छा है कौन सी विधि से बनाना है, तो जब आपको यह बोल दे कि किसी भी बीज गणितीय विधि से बनाए, तो बीज गणितीय विधि में विलोपन भी आता है, प्रतिस्थापन भी और वज्र गुणन भी, तो आपको जो है विलोपन विधि ज़्यादा अच्छा रहेगा समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, अब 1 में आप समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ देखिएगा ध्यान से, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, और ये है आपका 4x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों जगह एक ही जैसा चिन्ह है, इसलिए घटाने पर, इसलिए क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस है तो क्या देंगे, माइनस, माइनस है तो क्या देंगे, प्लस, और प्लस है तो क्या देंगे, माइनस। अब बताइए, ये y और ये y कट गया, तो 4 गो x में 3x घटेगा, क्या गो x बचेगा, 1x बचेगा। ज़्यादा माइनस में है कि ज़्यादा प्लस में, तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा माइनस में है। और यहाँ भी 8 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ज़्यादा माइनस में है तो माइनस, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, 5। ठीक है, फिर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, आपको पता है समीकरण 1 क्या था, 3x माइनस वाई बराबर 3 था ना, 3x माइनस वाई बराबर 3 था। और आप देख रहे हैं कि x के जगह आपका क्या आया, 5 आया, तो आप x को 5 से गुना करेंगे, यानी 3 को 5 से गुना करेंगे, माइनस वाई बराबर 3। 5 को 3 से गुना करने पर कितना आएगा, 15 आएगा। 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3, प्लस में 15 उधर जाएगा तो माइनस के 15। ठीक, तो माइनस वाई बराबर 15 में 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा,
आपको भी पता है कि -12 बचेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, खत्म। तो y बराबर क्या आ गया, 12, द राइट आंसर। y बराबर कितना आ गया, 12 है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो अब आपका क्या है आंसर, अभी आपका निकला नहीं है, अभी आंसर आपका मतलब भिन्न में है। तो आंसर क्या है, भिन्न बराबर x बटे y था, x का मान 5 आया और y का मान 12 हो गया, यही आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। चलिए तो फिर अगला सवाल देखते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश नाम का एक लड़का है जो टेस्ट में कितना नंबर लाता है, 40 नंबर लाता है। जब उसे सही अंक पर कितना अंक मिला, 3, और गलत पर 1 अंक काट लिया जाता है। यानी टोटल जो है सही पर उसको 1 अंक मिलता है, 3 अंक मिलता है, और गलत पर 1 काट लिया जाता है। यदि उसे सही पर 4 अंक मिलते तो अशुद्ध पर उसे 2 अंक काट लिए जाते। तो यश जो है 50 अंक अर्जित करता, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे टेस्ट में सही प्रश्न करने पर 3 अंक मिलता था, कभी 4 अंक मिलता था। तो टेस्ट में यश के द्वारा किए गए सही प्रश्न बराबर x, अशुद्ध प्रश्न बराबर y। यानी यश के द्वारा जो सही प्रश्न किया गया वो x किया गया है, और शुद्ध प्रश्न, शुद्ध यानी सही प्रश्न x और अशुद्ध प्रश्न y। अब प्रश्न, अब आपको जैसा कि पता है क्या कि एक प्रश्न प्रत्येक सही पर उसको कितना नंबर मिलता था, 3 अंक। प्रत्येक सही पर कितना अंक मिलता था, 3 अंक। तो प्रश्न टोटल कितना है, x, एक पर 3 अंक, तो x पर कितना अंक मिलेगा, तो 3x मिलेगा। नहीं समझे, देखिए एक प्रश्न अगर आप सही करते तो 3 नंबर मिलता है, 2 प्रश्न सही करेंगे तो 6 नंबर, 3 प्रश्न सही करेंगे तो 3 तिया 9 नंबर, और 4 प्रश्न सही करेंगे तो 4 तिया 12 नंबर। x प्रश्न सही करेंगे तो x को 3 से गुना करेंगे तो 3x। ठीक है, 3x। और अगर गलत करेंगे तो फिर नंबर कट भी तो रहा है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक कट जाता है। कितना अंक कट रहा है, देखिए प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक कट रहा है, यानी अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कट रहा है। तो एक प्रश्न गलती करेंगे तो 1 y, और 2 प्रश्न गलती करेंगे तो 2 y। इसी प्रकार एक प्रश्न पर 1 ही नंबर कट रहा है, तो एक प्रश्न पर 1 ही नंबर कट रहा है, तो 1 को y से गुना करेंगे, 1 y यानी y। तो यानी जो यश है वह 3 प्रश्न सही करता है, और 3 को x से गुना कर दिए तो 3x हो गया, माइनस y, यानी एक प्रश्न गलती भी कर रहा है तो उसको कितना नंबर मिलता है, तो उसको मिलता है कितना, 40 अंक। कितना अंक मिलता है, 40 अंक मिलता है प्यारे, तो बराबर 40। और ये हो गया आपका समीकरण 1। पुनः प्रश्न से फिर कितना प्रश्न है, देखिए फिर बोलता है क्या, यदि उसे सही पर कितना अंक मिल रहा है, 4 अंक। तो एक पर एक प्रश्न अगर सही करेगा तो 4 नंबर मिलेगा, तो x प्रश्न सही किया तो 4x मिलेगा, 4x मिलेगा, तो 4x मिला। और गलत पर 2 नंबर कट रहा है। गलत पर कितना नंबर कट रहा है, 2 नंबर कट रहा है गलत पर, तो 2 नंबर कट रहा है, तो 1 पर 1 y, 2 पर 2 y हो जाएगा। बराबर कितना नंबर लाया, तो नंबर कितना लाया, देखिए तो नंबर लाया 50। इस बार कितना लाया नंबर, 50। अब यहां से आप देख रहे होंगे कि ये कॉमन भी आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन। तो कौन सा संख्या इसमें कॉमन आ रहा है, तो 2 आ रहा है कॉमन। तो 2 के पारा में 4 कितने बार में, 2 बार में, 2x। 2 के पारा में 2 कितने बार में, 1 बार में, 1y बराबर 50।
फिर से देखिए, कॉमन आएगा तो लेंगे, अगर इच्छा है तो ले, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 2 कॉमन ले लिए, 2 दूनी 4, और 2 कॉमन ले लिए तो 1। तो 2x माइनस वाई बराबर 50, गुना में 2 है, नीचे भागा में 2 आएगा, तो 2 से कितने बार में? 25 बार में। तो 2x माइनस वाई बराबर 25, और ये हो गया आपका समीकरण 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ जो y है एगो है, यहाँ भी y एक ही है, तो दोनों आराम से कट सकता है, तो इसमें गुना करने का भी जरूरत नहीं है, विलोपन विधि से हम बना सकते हैं आराम से। तो कौन सी विधि ले लेंगे? विलोपन विधि से। और विलोपन विधि से जब लेंगे गुरु, तो समीकरण 1 तथा 2 करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है मेरा? 3x माइनस वाई बराबर 40, ठीक है। और फिर 2x माइनस वाई बराबर 25, 2x माइनस वाई बराबर 25, ठीक है। अब ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई घटाने पर। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर एक ही जैसा चिन्ह है तो काटना पड़ता है ना, के लिए प्लस माइनस का चिन्ह बदलना पड़ता है। अब देखिए यहाँ 3x है और यहाँ 2x है माइनस में, तो 3x में 2x घट जाएगा तो 1x बचेगा। 40 में 25 चल जाएगा तो 15 बचेगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 15। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने पर। अब समीकरण 1 है कितना? समीकरण 1 है वो 3x माइनस वाई बराबर 40। तो 3x, तो 3 गुना 15 माइनस वाई बराबर 40। अब आप बताइए 15 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? तो 45 होगा। 15 3 45 माइनस वाई बराबर 40, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर 40, प्लस में 45 उधर जाएगा तो माइनस में 45। तो माइनस वाई बराबर 45 में 40 जाएगा तो माइनस के 5, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, तो वाई बराबर 5। तो यहाँ पर आपका आंसर ये हो सकता है, इसलिए सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्न की संख्या बराबर कितना? x, और x का वैल्यू आपका 15 है। और अशुद्ध प्रश्न बराबर y, और y की वैल्यू 5, ठीक। y की वैल्यू 5। ऐसे में आंसर जो आपका आएगा आंसर यहाँ पे बोला गया था टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है। तो टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में कुल प्रश्न संख्या बराबर, आपने सही किया 15 प्रश्न और गलत किया 5 प्रश्न, तो टोटल कितने प्रश्न हो गए? 20 प्रश्न हो गए ना। 20 प्रश्न होगा ना आंसर। तो टोटल कितने प्रश्न हो गए? मतलब टेस्ट में आप सही प्रश्न तो 15 किए और गलत कितना कर दिए? 5। तो टोटल प्रश्न कितना किए? मान लीजिए आपको प्रश्न दिया तो आप 15 प्रश्न तो सही कर दिए, लेकिन गलत कितना किए? 5। तो टोटल प्रश्न कितना हो गए? 20 हो गए ना। तो 20 प्रश्न आपका। चलिए दोस्तों, आप तीसरे सवाल पर चलते हैं। और ये जो सवाल है आपका है तो चौथा सवाल, क्योंकि आपको एक सवाल पहले बता चुके हैं, तो चौथा सवाल पे चलते हैं। ये सवाल पे, क्योंकि इस जो स्लाइड है, इस स्लाइड में ये चौथा सवाल है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान है ए और बी, और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो कृपया इसको देखिए ध्यान से। एक राजमार्ग पर 2 स्थान है, मान लीजिए एक राजमार्ग है और इस राजमार्ग पर 2 स्थान है। एक
स्थान का नाम है ए और दूसरे स्थान का नाम है बी। ये बात हम नहीं बोल रहे, आपका किताब वाला बोल रहा है कि एक राजमार्ग पर, एक राजमार्ग मतलब रास्ता पर दो दो स्थान है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, और दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है और ये आपको बनाना भी पड़ेगा। ठीक, एक कार ए से, एक कार जो है, ध्यान से देखना ये जरूरी है, एक कार है जो कहाँ से चलना शुरू करता है? ए से, और दूसरी कार जो है वो कहाँ चलता है करना? बी से चलना शुरू करता है। और ये कारें भिन्न भिन्न चालों से चलता है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए एक कार जो है आपका, एक कार ए से स्टार्ट करता है चलना। तो कार जो है, मान लीजिए हम कार को उतना अच्छा बनाने जानते हैं, तो मान लीजिए एक कार है आपका, एक कार यहाँ से स्टार्ट होता है और दूसरा कार यहाँ से। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कार है, थोड़ा देर के लिए कार है, कार ऐसा लग नहीं रहा है लेकिन कार ही है। अब ये कार जो है, एक कार ए से और एक कार बी से स्टार्ट करता है चलना। ठीक है, एक कार ए से और दूसरा कार बी से स्टार्ट करता है चलना। अब यहां से समझना जरूरी है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से चलती है तो सबसे पहले जरूरी यह है कि अगर मान लीजिए एक कार ए है और दूसरा कार बी पे है, तो यहाँ जब आप समझिएगा तब समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे कार है और ये कार यहाँ पे, अब ये कार यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ये कार यहाँ से स्टार्ट किया चलना, लेकिन आपको जाना है सी के पास। आपको जाना है कहाँ? सी के पास। दैट मीन्स कहने का मतलब एक ही दिशा में चल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है एक ही दिशा में चलने पर, आप देखिए समझना जरूरी है, एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि ये सवाल में आपको समझदारी होनी जरूरी है। अगर समझदारी नहीं है तो आप सवाल नहीं बना पाओगे ये वाला। तो ये जो कार है दोनों, ये कितने घंटे बाद यहाँ पे मिलती है, आपस में ये कार मिल जाती है। यानी ये कार, दोनों कार यहाँ पे 5 घंटे बाद पहुंच जाती है। कितने घंटे बाद पहुंचती है? 5 घंटे बाद पहुंच जाती है। अब आप बताइए कि इसका जो स्पीड होगा और इसका जो स्पीड होगा, यानी कार का जो स्पीड होगा, वो दोनों का अलग अलग होगा कि एक ही होगा? तो आप एकदम कन्फर्म है कि अगर दोनों एक ही जगह पर मिला है सी पर जाकर, इसका मतलब है कि पीछे वाला कार ज्यादा स्पीड से चल रहा है और आगे वाला कार जो है कम स्पीड से चल रहा होगा। क्योंकि अगर एक ही स्पीड से चलेगा तो फिर कभी भी ये वाला कार जो है कभी भी इसका पीछा नहीं कर पाएगा और कभी आपस में मिल ही नहीं पाएगा। या फिर ये वाला कार अगर स्पीड चलेगा और ये वाला कार स्लो चलेगा तो कभी जिंदगी में ये कार का पीछा कर ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब यह है कि दो बच्चा अगर साइकिल से ही चल रहा है, आगे वाला बच्चा जो है वो स्लो चलाएगा तभी पीछे वाला बच्चा उसको पकड़ पाएगा। अगर मान लीजिए आप दो बहनें या आप दो भाई हैं, आगे आपका भाई निकल गया या आपकी बहनें निकल गई है और उसको पकड़ना है, तो गारंटी के साथ है कि उसको पकड़ने के लिए आपको पीछे स्पीड से चलना पड़ेगा, तभी आप आगे वाला को पकड़ पाएंगे, नहीं तो आप आगे वाला को नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, तो दैट्स वाई। तो इसका मतलब यहाँ पे यह है कि 5 घंटे बाद चल रहा है, तो मान लेंगे, माना कि ए से चलने वाली कार की चाल, ए से चलने वाली कार की चाल, देखिए ए से चलने वाली इसलिए लिखे, ए से चलने वाली कार की चाल, ए से चलने वाली कार की चाल, चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है घंटा में नापते हैं चाल को। बी से चलने वाली कार की चाल, बी से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ए से चलेगा तो x किलोमीटर प्रति घंटा, y से चलेगा तो, बी से चलेगा तो y किलोमीटर प्रति घंटा, तो कार का चाल मान। अब चूंकि आपको समय दे दिया है कि 5 घंटे बाद मिलेगा, तो समय कितना दे दिया है? 5 घंटा। समय कितना दिया है बताइए? 5 घंटा। ठीक, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय।
दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। तो सबसे पहले आप देखिए, प्रश्न से 5 घंटे बाद 5 घंटे बाद कार ए और कार बी दोनों मिल जाता है, तो 5 घंटे में कुल कितना दूरी तय करेगा। ये तो पता नहीं कि ए से लेके बी, ए भी चला है बी भी चला है, लेकिन सी के पास जो मिला है, सी तो आपका किताब में चर्चा नहीं है, हम बस अपने मन से सी इसलिए दिए क्योंकि ए और बी जो चलेगा 5 घंटे बाद यहाँ आके मिलेगा, तो यहाँ तो सी के पास ही मिलेगा। मतलब कोई ना कोई तो स्टॉप होगा। मान लीजिए आप पूर्णिया से निकले हैं, तो पूर्णिया के बस स्टैंड से निकले और हम पूर्णिया में अपने घर से निकले हैं, दोनों आदमी निकले हैं और अररिया में जाके 0 माइल के पास मिले, तो एक फ्रंट पे तो मिलेंगे, एक कहीं न कहीं तो मिलेंगे। तो सबसे पहला बात यहाँ यह है कि कार ए भी चला, कार बी भी चला, एक ही दिशा में चल रहा है, वो एक ही दिशा वाली बात बाद में आएगा। पहले तो चाल हमारा समझ में आ गया, समय कितना घंटा लगा, तो 5 घंटा लगा, तो दूरी क्या होगा, ठीक है, दूरी क्या होगा। तो पहले हम यहाँ पे ही कंप्लीट कर लेंगे ताकि ज़्यादा समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कर लेंगे। चाल बराबर x किलोमीटर है, तो समय कितना दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है 5 घंटा। समय कितना दिया हुआ है, 5 घंटा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। चाल गुना समय होता है। चाल आपको कितना दिया हुआ है, x, और समय दिया है गुना 5, तो 5 को x से गुना करेंगे तो 5x आपकी दूरी हो जाएगी। यानी जो है कार जो ए है, ए से जो चला वो कितना किलोमीटर चला है, वो कितना दूरी चला है, 5x चला है। ये सूत्र से चला है, अभी सूत्र से चला है। तथा बी से चलने वाली कार की चाल बराबर कितना किलोमीटर माने थे, y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। और ये बात इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत जरूरी है। समय कितना है बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समय बराबर 5 घंटा ही है, दोनों 5 ही घंटा के बाद मिल रहा है, तो 5 घंटा है। और दूरी क्या हो जाएगा बताइए, तो दूरी हो जाएगा चाल गुना समय। तो दैट मीन्स चाल कितना है, तो चाल है y और समय कितना है 5, तो 5 को y से गुना करेंगे 5y, ठीक। अब आते हैं प्रश्न से। इतना दूर तक अगर समझ गए होंगे तो आगे चलिए और रोक रोक के समझिएगा जो बताते हैं। अब है प्रश्न से, एक ही दिशा में चलने पर सबसे जरूरी बात है कि जब आप एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल जुटेगा या घटेगा, ये बताइए। जब आप एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल जुटेगा या घटेगा, ये जरूरी होता है। क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है पहले ये जानना जरूरी है। दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। देखिए ये भी आपको याद रखना है, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो यानी कार जो है वह सी तक पहुंचने के लिए कितना दूरी तय किया है, 100 किलोमीटर तो चला ही है, और साथ ही साथ वह बी से लेके सी तक भी चला है। तो कार जो है वह कितना दूरी तय किया है टोटल, तो कार जो है वह ए से लेके बी तक चला और बी से लेके सी तक चला। लेकिन बी जो है, बी वाला कार जहां चला वह खाली बी से लेकर सी तक पहुंचा है। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में यह होता है, ध्यान से समझना यह है कि कार ए चलता है ए से और बी चलता है, तो दूसरा कार जो है बी से चलता है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर थी और दोनों को पहुंचना है सी तक। तो यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तभी समझ में आएगा। क्या दिमाग लगाएंगे, यहाँ से आपको दिमाग यह लगाना पड़ेगा कि ये जो कार है, चलिए यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक है। अब एक कार चला यहाँ से ए से और दूसरा कार चला यहाँ से बी से, पहुँचा लेकिन दोनों सी तक ही पहुँचा। एक मिनट, एक कार यहाँ से चला और दूसरा कार यहाँ से चला, दोनों के बीच की दूरी कितना किलोमीटर हो गया, 100 किलोमीटर। तो दोनों ये यहीं तक पहुँच गया और ये यहाँ तक पहुँचा, दोनों को यहाँ तक पहुँचने लगा।
तो कहने का मतलब यह है कि कुल दूरी कितना हो गया, कुल दूरी तो यानी ए से लेके सी तक की दूरी है, एक ही दिशा में चलने पर। दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है। जब भी दोनों कार एक ही दिशा में चलती है तो ऐसे तो दूरी माइनस हो जाता है। जब दोनों कार एक ही दिशा में चलेगा तो दूरी क्या हो जाएगा, रूल है कि जब एक ही दिशा में चलेगा तो दूरी माइनस हो जाता है, लेकिन आपको नियम से बता रहे हैं, ध्यान से समझ। तो ए कहाँ तक चला, सी तक, तो ए सी। ए कहाँ तक चला, सी तक, ए सी। तो ध्यान से यह देखना है कि ए से लेके बी तक ए बी, और बी से लेके सी तक तो बी सी। अब देखना है ध्यान से कि ए से लेके सी तक यानी ए सी जो है वह किन दो बिंदुओं से लेकर बनी है, तो ए बी प्लस बी सी से मिलकर बनी है। वैसे तो आपको याद रखना है कि जब दो कारें एक ही दिशा में चलती है तो दूरी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, लेकिन आपको वैसे बताएंगे तो शायद आप भूल जाइएगा, क्योंकि क्या होता है कि इसलिए भूल जाए क्योंकि ये बड़ा सवाल है और पूछता है। इतना दूर तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ से ये जो है ए से लेके सी तक जो लंबा है यहाँ तक, इसमें दो बिंदु है, एक ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक। तो ए सी बराबर क्या होगा, ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक। अब ए सी तक कौन जाएगा ये बताइए, ए सी तक डायरेक्ट कौन जा रहा है, कार ए से जो चला वो ए से लेके सी तक जा रहा, और उसकी कुल दूरी कितनी है ये देखिए। तो कार ए की कुल दूरी कितनी है, 5x। कार ए की कुल दूरी कितनी है, यानी ए सी बराबर क्या है, 5x बराबर कार बी की यानी ए बी प्लस बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, 100, और बी से लेके जो दूरी जाएगा सी तक उसकी वैल्यू कितनी है, तो 5y। एटलीस्ट आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये 5x है और ये 5y है। अब आप देखेंगे कि 5x प्लस में 5y है, इधर आएगा तो माइनस में 5y बराबर क्या बचेगा, 100। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बाबू, तो दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस वाई बराबर 100। x माइनस वाई बराबर 100, गुना में 5 है, नीचे भागा में 5 आ जाएगा, 5 से 20 बार में कट जाएगा। ऐसे में x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 20। आपका हो गया समीकरण 1। अब हम लोग पुनः प्रश्न से चलते हैं। क्या चलते हैं, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से जहां तक पुनः प्रश्न की बात है, यहाँ पर बोला गया है विपरीत दिशा में। क्या बोला गया है विपरीत दिशा में बोला गया है। तो विपरीत दिशा में जब है कार चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिल जाती है। ठीक है, आपको यह याद रखना है कि जब भी विपरीत दिशा बोले तो चाल जुटेगी और एक ही दिशा बोले तो चाल घटेगी, लेकिन फिर भी आपको हम ऐसे निकालते हैं। देखिए, ए से चलने वाली आपको पहले यह याद रखना है कि विपरीत दिशा में कार चलती है। विपरीत दिशा में कारें चलती है। एक बातों का ख्याल रखना है कि विपरीत दिशा में जब कारें चलेगी तो मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है। कार यहाँ से अगर आपका चलना शुरू हुआ है, ये कारें इधर चलेगी, यानी वो कार उधर से आएगी और ये कार इधर से चलेगी, और इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। ऐसे में जब ए से चलने वाली कार है और उधर से बी से चलने वाली कार है, तो दोनों आपस में कहीं ना कहीं तो इस स्टॉप पे बीच में मिलेगी, यानी आप उधर से आ रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। तो यहाँ पे जाके मिलेंगे, इसका नाम सी देते हैं। अब आप बनाएंगे तो समझ में आएगा कि ए से चलने वाली कार की चाल कितना था, x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है 1 घंटा।
समय कितना दिया हुआ है 1 घंटा, और आपको पता है दूरी क्या है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ऐसे में चाल आपका है x और समय है 1, तो x को 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा। अब है B से चलने वाली कार की चाल। तो जो B से चलेगी कार, उसकी चाल हो जाएगी y किलोमीटर प्रति घंटा। समय क्या है, तो समय है 1 घंटा, समय है 1 घंटा, और दूरी क्या है, तो दूरी है आपका चाल गुना समय। चाल आपका y है और समय 1 है, तो y को 1 से गुना करेंगे y। अब आप अगर देखेंगे ध्यान से, ये जो मैंने आपको दूरी बताया था, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये आप यहाँ से समझेंगे कि A से कार जब चलेगा C तक, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी x, और B से जब कार चलेगा तो इसकी दूरी हो जाएगी, कुल दूरी यह तय करेगा y, क्योंकि 1 घंटा में ही दूरी मिल जाता है दोनों, 1 घंटा में। तो 1 घंटा में दूरी तय किया कार A जो चला, A से जो चला तो वह x, और B से चला तो y। तो यानी A से B तक की कुल दूरी, यानी AB बराबर A से B तक की कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, A से C तक की दूरी प्लस C से B तक की दूरी, C से B तक की दूरी, या B से C तक की दूरी। अब आपको पता है, चलिए B से C कर देते हैं कि A से B तक दूरी टोटल 100 किलोमीटर है। कार A से स्टार्ट हुआ और C तक पहुंचा, x किलोमीटर चला। B से स्टार्ट हुआ, C तक पहुंचा तो y किलोमीटर चला। x प्लस वाई बराबर 100। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 100, और ये समीकरण 2 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। ऐसे में कौन सी विधि यूज करेंगे, तो बताइए, तो विलोपन विधि यूज कर लेते हैं। विलोपन विधि से, और जब भैया विलोपन विधि से यूज करेंगे तो विलोपन विधि से हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब बाद में पता चलेगा कि समीकरण 1 और 2 को घटाना है या जोड़ना है। तो एटलीस्ट x माइनस वाई बराबर 20 आया था, और ये आ गया आपका x प्लस वाई बराबर 100। आप देख रहे हैं प्लस माइनस है तो घटाने पर या जोड़ने पर, तो आपको पता है कि अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने पर। अब ऐसे में ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, वाई वाई आपका कट गया, तो एक्स एक्स 1। वाई वाई कटेगा नहीं, देखिए एक्स माइनस वाई बराबर 20, एक्स प्लस वाई बराबर 20, सॉरी 100। ऐसे में जब आप जोड़ने पर लिखें तो चिन्ह बदलेगा नहीं। समीकरण 1 तथा 2 से जोड़ने पर चिन्ह बदलेगा नहीं, तो y माइनस में ये प्लस में कट गया। एक्स एक्स कितना x हो गया, 2x, 100 और 20, 120। x बराबर 120 बटे 2, 2 से काट देंगे 60 बार में, x का वैल्यू 60 आ। जब x की वैल्यू 60 आ गई तो समीकरण 1 में x बराबर 60 रखने पर, तो x बराबर जब 60 रखेंगे तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई, x माइनस वाई बराबर 20। तो x की वैल्यू 60 माइनस वाई बराबर 20, माइनस वाई बराबर 20, प्लस में 60 उधर जाएगा तो माइनस में 60, तो माइनस वाई बराबर माइनस के 40, माइनस माइनस चला गया तो वाई बराबर आ गया 40। एक्स की वैल्यू 60, वाई की वैल्यू 40, दोनों मिला के 100 किलोमीटर पूरी हो जाती है,
लेकिन आप लिखेंगे का ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, और x की वैल्यू आई है 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। b से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, और y की वैल्यू आई है 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर। अगले सवाल और अंतिम सवाल यानी कि 3.5 का अंतिम सवाल पर हैं। तो अंतिम सवाल क्या कहता है वो देखिए आप। एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल जो है वह 9 वर्ग इकाई जो है कम हो जाता है। यानी जो आयत का क्षेत्रफल है, पहले सबसे पहले ये समझना है कि वर्ग इकाई जो है वो क्या पड़ा। तो जो आपका आयत है, मान लीजिए कोई आयत है आपका, ये आयत है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, वो आयत होता है। तो ये आपका जो आयत है इसका क्षेत्रफल जब भी होगा, हर हमेशा याद रखिएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का गुना होता है। तो लंबाई में मीटर होता है और चौड़ाई में मीटर होता है, तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर होता है। इसी स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, इसलिए वर्ग इकाई लिखा रहता है, या वर्ग मीटर। अब मीटर में नहीं दिया हुआ, यहाँ इकाई में दिया, इसलिए वो इकाई यूज करता है। आप यूज कर 9th में पढ़े होंगे यूनिट, और यूनिट को ही हिंदी में इकाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इसलिए समझा दिए कि 9 वर्ग इकाई का मतलब कुछ और नहीं, बल्कि जैसे यहाँ सेंटीमीटर रहता तो वर्ग सेंटीमीटर होता, मीटर होता तो वर्ग मीटर होता। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि एक आयत बना लेंगे और मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर x, इकाई बोला है तो इकाई ही लेना है, चौड़ाई बराबर y इकाई। तो आप बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आप माने है x और चौड़ाई माने है y, तो x को y से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x y। और x इकाई, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझा रहे हैं हम। लंबाई आपका x इकाई माने हैं, गुना चौड़ाई आपका y इकाई माने हैं। तो अगर ये गुना हो जाएगा, x को y से गुना करेंगे तो x y हो जाएगा। इकाई इकाई दूगो है तो इकाई स्क्वायर लिखिए, या हिंदी में लिखिए वर्ग इकाई। समझ गए, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ऐसे में आपको जो सवाल दिया है वो बहुत आसान सवाल है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सवाल समझ में आ जाएगा। प्रश्न से क्या बोलता है ये समझिए, क्या बोला है प्रश्न में, उसको अगर थीम को समझिएगा, एक बार में सवाल को समझा देंगे। लंबाई में कितना इकाई कम करना है, 5 इकाई, और चौड़ाई में 3 बढ़ा देना है। ठीक, यानी लंबाई में 5 इकाई लिख ही देते हैं, 5 इकाई कमी तथा देखिए 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि है। तो चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि। वृद्धि से क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी होती है। पहली बार है, आप देखकर लिख लें।
इसको लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए इतना लिखे। अब आप बताइए, लंबाई आपका x है और x में 5 इकाई कम कर देंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। इतना तो लिख ही सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल आपका है कितना, तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई है। लंबाई कितना है, तो x माने हैं, गुना चौड़ाई कितना माने हैं, y। ध्यान से भी समझना है, लिखना नहीं, पहले समझना है। अब आप देखिए कि क्षेत्रफल में कितना इकाई कम हो जाता है, तो 9, आप एक्स वाई माइनस 9 कर दीजिए। और लंबाई में कितना कमी करना है, तो 5, तो x में 5 घटा दीजिए, और चौड़ाई में 3 बढ़ा देना है, तो चौड़ाई में 3 बढ़ा दीजिए। बस इतना ही करना, यही करना था, ये लिखने का जरूरी नहीं था। अब आप इसको हम मिटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए ही इतना लिखे, इसकी ज़रूरत नहीं। अब देखिए x y माइनस 9 बराबर, इसको इससे गुना कीजिए, x को y से गुना कीजिएगा एक्स वाई। ध्यान से देखिएगा, x को y से गुना करेंगे एक्स वाई, x को 3 से गुना कर देंगे तो 3x प्लस नहीं, 5 को y से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5y माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15। अगर समझ में आ रहा होगा तो समझिए। अब सारा संख्या को इधर ले आते हैं, एक्स वाई माइनस 9, प्लस में एक्स वाई है, माइनस में एक्स वाई ले आइए, प्लस में 3x है, माइनस में 3x ले आइए, माइनस में 5y है, प्लस में 5y ले आइए, और माइनस के 15 यहाँ पर रहने दीजिए, या फिर लाना चाहते तो ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ला ही ले ही आइए। माइनस है 15, तो प्लस के 15 बराबर 0 कर दीजिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई प्लस में और ये माइनस में है, कट गया, तो बचा क्या, माइनस के 3x प्लस के 5y। अब यहाँ देखिए प्लस के 15 है और माइनस के 9 है, कितना बचेगा, 15 में 9 जाएगा तो 6 बचेगा, और ज़्यादा प्लस में है तो प्लस में बचेगा बराबर 0। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। तो माइनस 3x प्लस 5y प्लस में 6 उधर जाएगा तो माइनस में 6, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। तो समीकरण 1 कितना आसान है निकालना, ये आप देखे होंगे। अब फिर लेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से बहुत आसान है सवाल, भारी नहीं है। अब देखिए, फिर वही बात बोलेगा, यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, ठीक, इस बार फिर लिखना पड़ेगा हमको आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल तो आपका x गुना वाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेकिन लंबाई कितना बोल रहा है, लंबाई में कितना क्या करने के लिए, देखिए तो लंबाई में बोल रहा है 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे, तो ठीक है, लंबाई में 3 इकाई तो प्लस 3 कर दीजिए, गुना, ये गुना का चिन्ह है, चौड़ाई में, चौड़ाई क्या है आपका y, और y में 2 इकाई, यही बोला है, लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2, तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, एक्स वाई प्लस 67 बराबर, x को y से गुना करेंगे तो एक्स वाई, x को 2 से गुना करेंगे तो 2x, ठीक है, 3 को y से गुना करेंगे 3y, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। x को y से गुना करेंगे एक्स वाई, x को 2 से गुना करेंगे 2x, 3 को y से गुना करेंगे 3y, 3 को 2 से गुना करेंगे 6। एक्स वाई प्लस 67, प्लस में एक्स वाई है, माइनस में एक्स वाई, प्लस में 2x है, माइनस में 2x, प्लस में 3y है, माइनस में 3y, प्लस में 6 है, माइनस में 6 बराबर 0। सबको सॉल्व करके ऊपर के देखिए, एक्स वाई कट गया, बचा क्या, माइनस 2x माइनस 3y। अब ये 67 प्लस में और ये माइनस में, घटेगा कि जुटेगा, आपको भी पता है घटेगा, कितना बचेगा, 61 बचेगा, और
प्लस में ज़्यादा है तो प्लस में बचेगा बराबर 0। -2x -3y बराबर प्लस में 61 है, उधर जाएगा तो माइनस में समीकरण 2 हो जाएगा। अब आप समीकरण 1 में देखेंगे कुछ मिल रहा है, यहाँ पे 3x है, 5y है और यहाँ पर 2x है, यानी नहीं मिल रहा है तो गुना तो करना पड़ेगा। आप बताइए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप बताइए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है। अगर 3 और 2 को बराबर करते हैं तो या 5 और 3 को बराबर करें या 3 और 2 को, तो आप बताइए 3 और 2 को बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 3 और 2 को एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का 6 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और 6 एलसीएम हो जाएगा तो 3 के बारे में 6 कितने बार में, तो 2 से गुना, और 2 के बारे में कितने बार में, तो 3 से गुना। ठीक है, और यहीं पे गुना कर देना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है विलोपन विधि से। विलोपन विधि से समीकरण 1 तथा 2 से। अब आप हमको बताइए कि यहाँ भी माइनस था और वहाँ भी माइनस ही था ना, दोनों जगह माइनस ही था। एक ही जैसा चिन्ह है तो जोड़ने पर या घटाने पर, आपको पता है कि एक ही जैसा चिन्ह है तो घटाने पर। अब जब 2 से गुना किए हैं तो आपको पता करना पड़ेगा कि किससे क्या क्या होगा। तो 2 से गुना किए हैं तो सबसे पहले देखिए, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6x हो जाएगा माइनस में, प्लस 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा बराबर 10y हो जाएगा, बराबर 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12। 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6x, माइनस 3 को y से गुना करेंगे, 3 3 9y बराबर 61 है ये 61। 61 को 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 6 तिया हो जाएगा 18, 183 माइनस है तो माइनस। ऐसे में ये माइनस है तो प्लस दे दीजिए, माइनस है तो प्लस दीजिए, माइनस है तो प्लस दे दीजिए। तो 6x कट गया। अब आप बताइए कि 10y है और ये प्लस में 9y है, दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 19y हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। ये 183 है, ये प्लस में है, ये माइनस में घटेगा। तो 13 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 8 में 1 जाएगा 7 बचेगा, और 1 का 1 171 बचेगा। तो आपको पता है 171 बटे 19, और 19 से 171 कितने बार में कटता है, तो 19 नमा 171 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू आपकी 9 आ गई। समीकरण 1 में y बराबर 9 रखने पर, और समीकरण 1 क्या था आपका, ये आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। समीकरण 1 आपका था -3x + 5y बराबर -6, -3x + 5y बराबर -6, -3x + 5 y की वैल्यू 9 आई है बराबर -6। एक बार क्लियर हो जाते हैं, -6 है ना, -6 है। -3x 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 बचे 45 बराबर -6। -3x बराबर प्लस में 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 45। तो -3x बराबर 45 और 6 कितना होगा -51। x बराबर -51 बटे -3, 3 से 17 तिया 51, माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 17। तो y की वैल्यू और x की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई। आप लिखिएगा लंबाई बराबर x इकाई, x की वैल्यू आ गई है 17 इकाई, और चौड़ाई बराबर y इकाई। आपको पता है y की वैल्यू 9 आई है ना, y की वैल्यू 9 आई है, तो 9 इकाई। आपको यही पूछ रहा था, लंबाई और चौड़ाई निकाले। देखिए, आयत की बीमाई निकाले। आयत की बीमाई का मतलब होता है, बीमाई का मतलब डायमेंशन होता है कि कितना लंबाई है कितना चौड़ाई है। अगर आपको इसमें क्षेत्रफल निकालना है कि नहीं सर, हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे आयत का। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है x y, x की वैल्यू 17,
गुना y की वैल्यू 9, 17 कितना होता है बताइए जल्दी से। 153 होता है, 153 होता है, तो 17 153, ठीक है, वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरह से जो है यह चैप्टर समाप्त हो गया बच्चों। आप लोग रिवाइज के 3/5 को। धन्यवाद।